Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today I am teaching you the most important point in our fourth history chapter. Listen carefully and pay attention. The problem with trade. During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. तो 19th सेंचुरी में जो कुछ मनी लेंडर्स और कुछ जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनसे ये जो फॉरेस्ट में जो रॉ मटेरियल था वो पाने के लिए उन्हें कुछ ऑफरिंग कर रहे थे. ऑफरिंग यानी कैश वगैरह दे रहे थे, पैसा वगैरह उन्हें ऑफर कर रहे थे. तो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स इन द 18th century. इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स. तो जो कि इंडियन सिल्क थी उसको यूरोपियन मार्केट में बहुत ही डिमांड थी. The fine quality of Indian silk was highly valued, and export from India increased rapidly as the market expanded. East India Company officials और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने ये बहुत ही ट्राई किया कि ये जो रॉ मटेरियल है उससे यानी सिल्क वगैरह उससे अपना जो मार्केट है वो एक्सपांड करने में वो जुटी थी. ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मेट विद द ग्रोइंग डिमांड्स. हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड. हजारीबाग जो कि अब प्रेजेंट दिनों में क्या किस नाम से जाना जाता है, झारखंड से. was an area wherein Santhals reared cocoons. The trade is dealing in silk sent in their agents who give loans to tribal people and collect the cocoons. तो संथाल नामक जो जमाती थी वहाँ पर वो क्या करती थी तो कोकन्स तैयार करती थी और वो जो कोकन्स थे वो खरीदने के लिए एजेंट वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजे थे. द ग्रोस वेयर पेड रेस प्राइस 3 to 4 फॉर 1000 कुकन्स. 1000 कुकन्स के लिए केवल 3 या 4 रुपए दिए जाते थे उस वक्त. देयर वी आर देन exported to बर्दवान और गया where they were sold. और वहाँ उससे एक्सपोर्ट किया जाता था बर्दवान और गया के लिए और वहाँ उसकी बिक्री की जाती थी 5 times द प्राइस, यानी उससे कई ज़्यादा इनकम से वहाँ पर बिक्री की जाती थी. द middleman so called because they arranged deals between the exports and silk growers. तो ये जो मिडल मैन था वो एक्सपोर्ट्स और ग्रोवर्स के बीच में एक लिंक करके मुनाफा कमाता था. मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. द सिल्क ग्रोवर्स इन earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and traders as their main enemies. और ये जो लोग थे उन्होंने जान लिया था कि और मार्केट और ट्रेडर्स जो है हमारे मेन एनिमीज़ है. तो द सर्च ऑफ वर्क. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अब उस काम से थक गए थे ये जो मजदूर थे. द फ्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स. तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और काम की खोज में वो निकल पड़े. From the late 19th century, tea plantations started coming up and the mining became the important industry. और 19th century के लेट में यानी उसके बाद टी प्लांटेशन और जो माइनिंग का जो वर्क था वो बढ़ गया था, इंडस्ट्री. ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स ऑफ टू वर्क. और ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाता था यानी वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती थी काम के लिए. मगर ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड द लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड. इन जगह पर उन्हें रिक्रूट किया जाता था. दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम
miserably low wages and prevented them from recruiting home. और कुछ कम पैसों में वहाँ पर रिक्रूट किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, और उन्हें प्रिवेंट किया जाता था घर घर जाने के लिए, यानी घर को भेजा नहीं जाता था उनको. क्लोजर लुक, यहाँ पर क्लोजर लुक क्या है हमें देखना है. थ्रू द 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of country rebelled against the changes in laws. और 19th century और 20th century में क्या हुआ, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे अपने देश के कुछ पार्ट में, उन्होंने रिबेल कर दिया, यानी उठाव कर दिया अंग्रेज़ों के विरुद्ध. द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ देयर ऑन देयर practices, the law taxes they paid to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The Coos rebelled in 1831 to 32. Santals rose in revolt in 1855. The Bastar Rebellion in central India broke out in 1910, and the Warli Revolt in Maharashtra in 1940. The moment that Birsa led was one such moment. तो ये मोमेंट वहाँ पर शुरू किए गए. पहला जो मोमेंट था वह द कोल्स रिवेल इन 1831 to 32. कोल्स ने जो रिवेल किया वो 1831-32 के बीच में. संथाल ने जो किया 1855 में, और बस्तर रिविलियन जो हुआ वो 1910 में. तो ये, और उसके बाद वर्ली रिवोल्ट जो महाराष्ट्र में हुआ 1940. द मोमेंट दैट बिरसा लेट वाज वन सच मोमेंट, वो एक महत्वपूर्ण मोमेंट थे. तो ये आपको जो मोमेंट मैंने अभी बताए वो आपको ध्यान में रखने होंगे. अब हम देखेंगे बिरसा मुंडा कौन थे. बिरसा was born in the mid 1870s. The son of poor father, he grew up around the forest of Bonda, grazing sheep, playing the flute, and dancing in local akhara. तो उनके ये काम थे, वो शिप को ग्रेज करने जाते थे, फ्लूट खेलते थे, और जो डांस था वो अखाड़ा में वो करते थे. Forced by poverty, his father had to move from place to place, looking the work as an adolescent. From adolescent, Bresa heard tales of Munda uprising of the past and saw sardars of the community urging the people to revolt. तो वो अपने पास्ट के बारे में लोगों को बताता था, उनके जमाती के लोगों को, कि कैसा था उनका पास्ट. गोल्डन पास्ट था उनका, बहुत ही अच्छा पास्ट था, और कुछ इन्हीं कारणों से वो अपने लोगों का वो सरदार बन चुका था और उन्हें रिवोल्ट के लिए प्रवृत्त कर रहा था. They talked of a golden age. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land, remaining people of the need to win back their kingdom. तो अपने मुल्क के लिए लड़ाई करना है, ये उन्होंने अपने लोगों में एक जागृति पैदा करने की कोशिश की, और अपने किंगडम को अपना बनाना है. तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लोगों के मन में रुझाई. बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. लोकल स्कूल में जाने लगा, और जो मिशनरीज थी अंग्रेज़ों के, उनसे कुछ उसने ज्ञान हासिल किया. There too he heard said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and remain their lost rights. तो उसने जान लिया कि हमारे जो राइट्स है हमने कैसे लॉस किए हैं, यानी कैसे गवाए हैं. This would be possible if they become good Christians and gave up their bad practices. Later Birsa also spent some time to company of a prominent Vaishnava preacher. He wore the scared thread and began to value the importance of purity and pity. तो कुछ वक्त उन्होंने
जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उसमें अपना वक्त अपना वक्त दिया और कुछ अच्छा ज्ञान हासिल किया. Birsa was deeply influenced by many of ideas came to touch with the growing up years. His movement was aimed and at reforming tribal society. और उनकी जो मूवमेंट थी वो ट्राइबल सोसाइटी के लिए थी. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing the witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against the missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were running the Munda's way of life. तो उसके बाद उन्होंने कुछ कोशिश की कि अपने जो भाई बंद है उनके लिए कुछ करना चाहिए. तो गांव की स्वच्छता, उनके लिए पानी की अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह उन्होंने करने का उन्होंने ट्राई किया. और उसमें कुछ वो अच्छे तरीके से वो अपने इस काम में यानी उन्होंने बढ़ोतरी की. In 1895, Birsa urged his followers and recover their glories past. He talking the golden age in the past, सतयुग. तो उन्होंने कुछ सतयुग जो था वो कैसा था उन्होंने उसके बारे में भी लोगों को बताया. When Mundas live a good life, उस वक्त वो मुंडा जो थे वो बहुत ही अच्छे अपना जीवन व्यतीत करते थे. वो उन्होंने एक्सप्लेन किया. Constructed embankment, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted to people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. तो बिरसा ने फिर से ट्राई किया कि ये जो लोग है उसके फिर से सेटल हो और अपने जो फील्ड्स है वो कल्टीवेट करें और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी ले. What worried British officials most was the political aim in the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government and set up Munda Raj with Birsa at its height. The movement identified all these forces and the cause of misery the Mundas were suffering. तो ब्रिटिशों को बहुत ही टेंशन होने लगा कि ये जो बिरसा ने जागृति की है, जन जागृति, उसका इफेक्ट ब्रिटिशों के इस कारोबार पर पड़ रहा था. The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. तो कौन कौन क्या कर रहा है ये बिरसा ने एक्सप्लेन कर दिया था लोगों को. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges, rewarding and jailed for 2 years. तो 1895 में बिरसा को अरेस्ट किया और उसे जेल में दो वर्ष के लिए भेजा गया. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages and gathered support. जब बिरसा छूट गया जेल से तो फिर से उसने अपना काम करना शुरू किया. He used the traditional symbols of language to rouse people, urging them to destroy Ravana. तो यूरोप के जो लोग हैं वो एक रावण का रूप है और जो इंडिया के जो लोग हैं जिनको इन अधिकारों से वंचित रखा है उसे राम का दर्जा दिया है और उस रावण को हमें मारना है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था बिरसा ने. एंड एस्टैब्लिश द किंगडम अंडर द लीडरशिप बिरसा's followers begin targeting the symbols of Diku and the European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं बिरसा के
अधिकार तले लोगों ने, जैसे कि पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, चर्च पर अटैक किया, और जो मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी थी, ज़मींदार वगैरह, उन पर उन्होंने अटैक किया। इन 19 बिरसा डाइट cholera and the movement faded out. However, movement was significant in the least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. तो 19 में बिरसा कोलेरा से यानी उनका जीवन समाप्त हुआ, और उसके बाद मूवमेंट फेड हो गई, यानी मूवमेंट अस्ता व्यस्त हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? Second, it shows once again that the tribal people had a capacity to protect against injustice and express their anger against colonial rule. They did They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggles. उसके बाद भी लोगों में अशांति थी, और उसके लिए वो कुछ नया मार्ग अपनाना चाहते थे। रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल्स, रिचुअल्स और स्ट्रगल का जो सिंबल था वो पाने की वो रिचुअल तरीके से कोशिश कर रहे थे। रिचुअल यानी सैक्रेड, अच्छी तरीका वो अपनाना चाहते थे अपने इस काम के लिए। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।